जो नियम जंगल में काम करे वही हमारे खेत में काम करना चाहिए, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। तो हमने जो सबसे बड़ी गलती की है वो प्रकृति के सिस्टम को भंग करने का काम किया है। धरती ऐसे हो जाएगी जैसे घर का फर्श होता है, एक तिनका भी पैदा नहीं होगा। प्राकृतिक खेती के लाभ ही लाभ हैं, नुकसान एक भी नहीं है। 1 एकड़ में 15 से 20 लाख तक केचुआ हो सकता है यदि प्राकृतिक खेती का। उन्होंने जो चावल पैदा किया उससे कैंसर और बीमारियां पैदा होंगी। मैंने जो चावल पैदा किया उससे मेरे पहलवान ओलंपिक में जाएंगे। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे आज फिर से अपने महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने का मौका मिला और आज की इस श्रृंखला में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक खेती, जिसका परिचय साहब ने हम लोगों को इसके पहले की वीडियो में कराया है, लेकिन प्राकृतिक खेती के विषय में विस्तार से इस विषय में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे साहब के साथ। तो साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा पहला प्रश्न ये है कि प्राकृतिक खेती को प्राकृतिक खेती क्यों बोलते हैं? मतलब एक किसान के दिमाग में ये प्रश्न उठता है, भाई क्यों इसका नाम प्राकृतिक खेती रखा? जैविक खेती तो जैविक खेती था, लेकिन अब ये प्राकृतिक का प्राकृतिक नाम क्यों रखा? शैलेंद्र जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। प्राकृतिक खेती क्या है? बड़ा मोटा उदाहरण, हम जंगल में जाते हैं, जंगल में सैकड़ों हजारों तरह के पेड़, वनस्पति, पौधे अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। जंगल में जितने पेड़ हैं वहां यूरिया कौन देता है? वहां डीएपी कौन डालता है? वहां कीटनाशक कौन छिड़कने जाता है? वहां गोबर की खाद कौन डालने जाता है? वहां पर पानी कौन देने जाता है? कोई भी नहीं। और हम देखते हैं कि जब समय आता है जंगल का पेड़ फलों से लद जाता है और जंगल के पेड़ के किसी भी पौधे के पत्ते को तोड़िए और प्रयोगशाला में ले जाओ, लेबोरेटरी में ले जाओ, उसका जब परीक्षण करेंगे तो जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते में एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। उसमें फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जो 16-17 तत्व कहते हैं फसल को चाहिए, वो सारे ही उसमें मिलेंगे। तो जब जंगल में प्रकृति पौधे की सारी जरूरतों को पूरा कर सकती है तो मेरे आपके खेत की पूर्ति क्यों नहीं करेगी? जो नियम जंगल में काम करे वही हमारे खेत में काम करना चाहिए, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। मतलब जो पहले हमारे प्रकृति में था वही हम लोग जी यहाँ पे अपना रहे, इसलिए इसका नाम प्राकृतिक खेती है। बिल्कुल, जो प्रकृति में चल रहा है उसी चीज को हम लोग अपनाएंगे, उसी को ही अपनाएंगे। और दूसरा शैलेंद्र जी, ये जो प्रकृति है, मैं ये मानता हूं, मेरी विचारधारा की परमात्मा पूर्ण है, उसकी रचना भी पूर्ण है। आदमी अपूर्ण है, उसकी रचना भी अपूर्ण है। तो परमात्मा ने जो प्रकृति बनाई, ये जो सृष्टि बनी हुई है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें सारे नियम स्वाभाविक रूप से चलते हैं। वहां कोई व्यवधान हम ना डालें तो इसमें अपने आप सब कुछ संभावित है। हमने कहां गड़बड़ की है खेती बाड़ी में कि जो स्वाभाविक प्रक्रियाएं थी, जैसे केचुआ धरती में अपना काम करता था, सूक्ष्म जीवाणु करते थे, वनस्पति जंगलों में अनेक तरह की है, अनेक तरह के पौधे आपस में इकोसिस्टम बनता है, एक दूसरे की हेल्प और मदद करते हैं। उनकी जड़ों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वही सारी व्यवस्था में नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। वही धरती में पड़े हुए जितने भी पोषक तत्व, बाहर से कुछ नहीं ले, जंगल में नहीं लिया तो हमने क्या लिया? ये जो धरती माता, ये रत्न गर्भ है, इसमें सभी तरह के पोषक तत्व विद्यमान है। धरती में फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर
सब कुछ है, लेकिन वो तत्व जड़वत पड़े हुए, गांठ बांध के पड़े, वो तत्व अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। उनसे भोजन बनाने का काम, इन तत्वों से भोजन बनाने का काम करता है केचुआ, अर्थवर्म, सूक्ष्म जीवाणु जो सैकड़ों प्रकार के, वो इन तत्वों को खाते हैं, तोड़ते हैं, भोजन पका के बना के पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। तो अपने आप प्राकृतिक खेती में ये सिस्टम, यदि हम इसमें यूरिया, डीएपी, कीटनाशक ना डालें, क्योंकि वो तो इनको मार देते हैं। मैं एक बहुत मोटा उदाहरण देता हूँ। आप किसी भी खेत से केचुआ पकड़ के लाओ और ये मेज रखी, इस पे रख दी, उसके ऊपर यूरिया डालेंगे तो तुरंत मर जाएगा, और उस पर गोबर की खाद डालेंगे तो बढ़ेगा, परिवार बढ़ाएगा, जीवित रहेगा। वो उसका भोजन है, ये भोजन नहीं जो हम दे रहे। तो हमने जो सबसे बड़ी गलती की है, वो प्रकृति के सिस्टम को भंग करने का काम किया है। हमने जो मित्र जीव खेती बाड़ी के लिए वरदान थे, किसान के लिए बहुत बड़े मित्र थे, उन मित्रों को ही शत्रु मान के मार दिया। कितना बड़ा पाप ये हुआ है। शैलेंद्र जी, मैं सब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से नम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं, कोई साइंटिस्ट हमें ये बता दे कि यूरिया, डीएपी, कीटनाशक को धरती में डालने से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, तो हम उसके सामने नतमस्तक होकर गुरु स्वीकार करेंगे। और उसका परिणाम मैं दे चुका हूं पहले, कि जब हरित क्रांति शुरू हुई तो उस समय पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था, और हमने यूरिया, डीएपी, कीटनाशक डाल डाल करके आज उसी ऑर्गेनिक कार्बन को 0.234 पे ले आए हैं, उपजाऊ जमीन को बंजर बना दिया। अब यदि ये यूं ही प्रयोग होता रहा तो यूएनओ की एक रिपोर्ट है, आने वाले 40-50 साल तक यही खेती हम करते रहे तो सारे देश की धरती ऐसे हो जाएगी जैसे घर का फर्श होता, एक दिन का भी पैदा नहीं होगा। कैसे दुनिया चलेगी, कैसे जीवन बचेगा? हम आज के दिन केवल उत्पादन के लिए, पैदावार के लिए रात दिन इन सब चीजों का प्रयोग बढ़ा रहे, ये बहुत गलत होगा। प्राकृतिक खेती हमने समझ लिया और रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। सर, प्राकृतिक खेती के जो मूल फायदे हैं, क्योंकि हम लोगों ने मतलब हरित क्रांति के साथ दुष्परिणाम आपने पहले बताया, तो सर अब मैं चाहता हूँ कि बहुत संक्षिप्त में हमारे सारे किसानों को, क्योंकि बहुत सारे भ्रम है लोगों के दिमाग में, तो प्राकृतिक खेती के जो होने वाले लाभ हैं वो किसानों को सर विगतवार तरीके से समझाएं। शैलेंद्र जी, प्राकृतिक खेती के लाभ ही लाभ हैं, नुकसान एक भी नहीं है। उदाहरण के लिए, पहला, जब मेरे किसान भाई प्राकृतिक खेती करें तो उससे हमारी धरती की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, उत्पादक क्षमता बढ़ेगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, धरती की गुणवत्ता बढ़ेगी। जब धरती कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार होगी तो उसमें पैदावार घटने का सवाल ही पैदा नहीं, अपने आप वो बढ़ेगी। 1 लाख। दूसरा, जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो धरती के स्रोत खुल जाते हैं, उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार होता है, उसमें केचुआ बहुत बढ़ता, मित्र कीट बढ़ते हैं, तो वो धरती में छिद्र करते हैं, धरती को भुरभुरा करते हैं, धरती को मुलायम बनाते हैं, धरती की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। तो धरती मां सांस लेती है, और जितना वर्षा जल बरसता है वो जो अर्थवर्म धरती में यूं छिद्र बनाता, देखो कैसे बनाता, वो ऐसे जाता है, इससे उठाता है, इससे जाता है, इससे आता है। इसकी मेरी वीडियो भी मेरे खेत की है, मैं लोगों को दिखाता हूँ। मेरे 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती करने के बाद इस समय
12-15 लाख केचुआ मेरे एक एक एकड़ में काम करता है, और वो बिना पैसे का मजदूर, रात दिन अपने काम में लगा के जाता। वो धरती की गुणवत्ता कैसे बढ़ा? ये 8 से 10 फीट तक छिद्र करता है, और जब छेद करता है तो वर्मी गोश्त से उस छिद्र को लिपाई करते जाता है, छिद्र बंद नहीं होता जल, उसके द्वारा धरती को ऑक्सीजन मिलता तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती। नीचे जो परत बन गई है, पत्थर बना दी धरती को यूरिया डीएपी ने, उस परत को तोड़ने का काम करता है, और नीचे की खनिजपूर्ण मिट्टी को केचुआ खाकर जब पेट से निकालता, और पौधे की जड़ को जो मिट्टी देता पेट से निकली हुई, उस मिट्टी में उसी खेत की मिट्टी से 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है, 11 गुना ज्यादा पोटास है। और ये केचुआ जब आयु पूरी करके अपने आप मरता है तो धरती के लगभग 17 पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। 17। इसका शरीर प्रोटीन है, इसके शरीर में सारे पोषक तत्व, जैसे मेरा आपका शरीर में एक भी तत्व की कमी होगी तो शरीर बीमार हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। ऐसे ही ये जो केचुआ है और सूक्ष्म जीवाणु, ये सारे कार्बन के, ऑर्गेनिक कार्बन के भंडार हैं, और ये सारे तरह के पोषक तत्व के भंडार हैं। और एक केचुआ अपने जीवन में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है। 40 से 50 हजार। और साइंटिस्ट तो वैज्ञानिक कहते हैं 1 एकड़ में 15 से 20 लाख तक केचुआ हो सकता है यदि प्राकृतिक खेती करें। 1 एकड़ में 15 से 20 लाख तक हो सकता है। 15 से 20 लाख तक। मेरे खेत में 18-15 लाख तो हो चुके हैं इस समय तो। और उनका स्वास्थ्य इतने लंबे, इतने स्वस्थ केचुए, वो इतना काम करते हैं। अब वो मरते हैं तो खाद दे के जाते हैं, जीते हैं तो परिवार बढ़ाते हैं, सारा जिंदगी भर वो खाली नहीं बैठते। मनरेगा वाले तो बेचारे शाम को 300 रुपया मांग लेते हैं काम करके, ये वो पैसा भी नहीं मांगते, रात दिन काम करते मिट्टी को नीचे वाली के ऊपर। और नीचे की आप उदाहरण के लिए आजकल वर्षा काल है, चतुर्मास, तो जब बारिश होती है तो धरती के ऊपर के पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं। अब नीचे से ऊपर लाने का काम ये केचुआ करता है, वो छिद्र करता है, वो ऊपर आते हैं, केचुआ आकर्षण शक्ति से ऊपर आते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये प्रकृति की स्वाभाविक है, इसको बनाए रखना ही प्राकृतिक खेती। मतलब जैसे तो आपने बताया तो इस हिसाब से तो मतलब ये मतलब प्राकृतिक खेती देखा है तो बाढ़ की समस्या का भी नियंत्रण इसमें है। जी बिल्कुल, बाढ़ आ नहीं सकती है यदि पूरी धरती पे प्राकृतिक खेती हो। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे खेतों में कितनी भी बारिश होती है, 1-1 फीट भी पानी पड़ जाता है तो अगले 24 घंटे में सारा धरती माँ के पेट में चला जाता है। क्योंकि इन जब 1 एकड़ में 10-15 लाख केचुए हैं और वो रात दिन छिद्र बनाते हैं, तो पानी जब बरसता है तो हमारे खेत में बुलबुले उठते हैं, बबल उठते हैं, क्योंकि उसे हवा बाहर आती है और पानी धरती के पेट में जाकर नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है। और जब वर्षा जल सारा धरती में चला जाएगा, बहेगा नहीं तो बाढ़ कैसे आएगी। और इसके साथ शैलेंद्र जी और भी आश्चर्यजनक कि प्राकृतिक खेती में बाढ़ का भी निदान है, और जब अकाल पड़ेगा उसमें भी प्राकृतिक खेती का पौधा नहीं सूखता। जैसे ये जो केचुआ है ये 8-10 फीट तक यूं छेद करता है और उसको लिपाई करता है, वो बंद नहीं होता। जब मई जून की लूएं चलती हैं, गर्मी होती है, धरती तपती है, तो धरती ऊपर से तपेगी तो धरती के 2-3 फीट के नीचे नमी है, पानी का अंश है, गुजराती में उसको बेज बोलते हैं वो। तो जब धरती तपेगी
तो धरती के नीचे वाष्प बनेगा और वो वाष्प केचुए द्वारा बनाए गए छिद्र से ऊपर आकर पौधे की जड़ की सिंचाई करेगा। इसलिए जंगल में पानी कौन देने जाता है, वहां पेड़ नहीं सूखते। तो हमारी प्राकृतिक खेती का पौधा नहीं सूखेगा। और मजे की बात ये है, प्राकृतिक कृषि में वापसा का निर्माण होता है। प्राकृतिक खेती के बारे में सर एक लास्ट चीज आपसे जानना चाहते हैं। जैसे कि आपने सर जब ऑर्गेनिक खेती आपने खुद शुरू की थी तो आपने देखा था कि आपका 200 एकड़ थे तो आप उसमें कुछ सफलता प्राप्त कर पाए थे क्योंकि आप उसमें इतने बड़ी खेती में करते थे तो बच्चों का पेट भर देते थे। लेकिन सर प्राकृतिक खेती उस समय आपके मन में संदेह जो उठा था कि भाई हमारे पास 2-4-10 बीघा ही खेती रहेगी या 2-4 एकड़ ही जमीन रहेगी तो हम कैसे करेंगे। तो क्या यह जो है छोटे और सीमांत खेतियों के मतलब खेतों के लिए किसानों के लिए प्राकृतिक खेती एकदम उचित है? ये बड़े किसान की अपेक्षा छोटे किसान के लिए ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि बड़ा खेत का देखभाल करना ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत है। जो किसान 2-4-5-10 एकड़ का है उसके लिए ये बहुत संभव खेती है। 8-10 एकड़ 15 एकड़ तक तो एक ही गाय से काम चल सकता है और इसमें कोई भी असंभव सवाल ही पैदा नहीं है कि ना। और सर क्या सर ये धान और चावल जैसी जो हमारे भंडार को भरने के लिए सबसे बड़ी खेती हम लोग करते हैं हमारे भंडारण को, अन्न भंडारण को, तो क्या ये इन दोनों खेती के लिए भी मतलब संपूर्ण रूप से उचित है? देखिए, ये मैं क्लियर बता रहा हूं आपको। धान का खेत, चावल के खेत में तो ये बेहद सफल प्रक्रिया, बहुत ही सफल है। मैं पिछले 8 वर्ष से अपने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में करता हूं और इस वर्ष भी लगभग 110 एकड़ में मैंने धान लगाया। पिछले वर्ष मेरा धान लगभग 32 क्विंटल एवरेज निकला, जबकि रासायनिक जो खेती करते हैं उनका 28-30 क्विंटल था। मतलब सर ये प्रति एकड़? हाँ, प्रति एकड़। और मेरा 32 क्विंटल था। उनका खर्चा 18 से 20 हजार रुपए प्रति एकड़ था, मेरा खर्चा 2000 रुपए एकड़ था। उन्होंने पानी 100% प्रयोग किया, मैंने पानी 50% प्रयोग किया। उन्होंने धरती को बंजर बनाने का काम किया, मैंने उपजाऊ बनाने का काम किया। उन्होंने जो चावल पैदा किया उससे कैंसर और बीमारियां पैदा होंगी, मैंने जो चावल पैदा किया उससे मेरे पहलवान ओलंपिक में जाएंगे। सर अब इस सीरीज की मैं ये समाप्ति करने की सोच रहा हूँ, लेकिन एक अंतिम में सर आपसे दिलचस्प सवाल पूछना चाहूंगा। सर आप पूरा देश, पूरा भारत घूमते हैं, इसके प्रचार प्रसार में आप तन मन से लगे हुए हैं। सर क्या हम लोग ये सपना देख सकते हैं कि पूरा भारत एक दिन संपूर्ण रूप से ये जहरीली खेती से मुक्त हो जाएगा? अब मेरे को बहुत बड़ी आशा ये बंधी है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से और भारत के इस वर्ष के बजट में और वो अपने मन की बात में और खिलाड़ियों को भी उन्होंने पिछले दिनों जो ओलंपियन आए, जहां भी वो जाते हैं तो किसानों के बारे में बहुत चिंता करते हैं। वो चाहते हैं मेरे देश का किसान समृद्ध हो, मेरे देश का किसान उन्नत हो, खुशहाल हो। और भारत की ये धरती माँ जो हमने जहरीली बना दी, इससे भी इसको मुक्त करा जाए। जल, जमीन, पानी, हवा, पर्यावरण बचाया जाए। प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीरता से इस मिशन को बढ़ाने की दिशा में आगे हमें प्रेरित कर रहे हैं। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि इतनी बड़ी इच्छा शक्ति का महामानव जब इस मिशन के साथ जुड़ेंगे तो हम पूरे भारतवर्ष में बहुत तेजी से इस दिशा में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, मैं फिर से आप लोगों का मतलब प्रणाम करना चाहूंगा और महामहिम साहब का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी सारी जो है महत्वपूर्ण जानकारियां प्राकृतिक खेती के परिचय के विषय में दिया। फिर से हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। अभी के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।